हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेटल्स को मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है, जहां पर मेटल्स की डेफिनेशन और मेटल्स की नेचर के रिगार्डिंग हमने बात करी है। लेकिन इस क्लास का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे रहेगा, और हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे उन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान देंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, और वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपने आउटर मोस्ट सेल से एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैटायंस का, मतलब पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, मेटल्स कहते हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो आप मेरी पुरानी वीडियो निकाल कर देखोगे, बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक समझा रखा, आप उसको भी देख सकते हैं। हमने कहा था कि इस बार का जो मेन फोकस रहेगा हमारा किस में रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रहेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने सारी प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करी हैं। जैसे क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट देखे तो जो मेटल्स होते हैं अधिकतर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, लेकिन एक एक्सेप्शन है। तो 10th क्लास में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या तो फिर बेस्ट एग्जाम्पल को या फिर एक्सेप्शनल केस को, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन्हीं दो पार्ट्स में से कोई ना कोई एक चीज पूछी जाती है। तो फिजिकल स्टेट में जो जनरली पूछा जाता है कि भाई जब सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो वो कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, और सबके पास उसका आंसर होता है कि वो कौन सा मेटल है, मरकरी है, Hg उसका सिंबल होता है। ठीक है, हार्डनेस की बात करें तो सभी मेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आप उनको स्क्रैच करने की कोशिश करो, ठीक है, आप उनको कंप्रेस करने की कोशिश करो तो मेटल्स कंप्रेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप इसको जैसे पनीर काटते हैं चाकू की हेल्प से, वैसे ही आप इन मेटल्स को भी काट सकते हैं। इतने ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और ये मेटल्स कौन कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। क्या याद रखना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है मेलिबिलिटी की। मेलिबिलिटी क्या होगी कि आप किसी मेटल को हैमर से हिट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली पतली पन्नियां जैसी बना सकते हो, फॉइल बना सकते हो आप इसकी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और मेलिबिलिटी में सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, गोल्ड है। क्या याद रखना है, मेलेबल में भी सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, सबसे ज्यादा थिन शीट किसकी बना सकते हो, गोल्ड की बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, मेलिएबल है। ठीक, और कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मेटल ऐसा है जो कि बहुत कम मेलिएबल है, ना के बराबर मेलिएबल है, मतलब ऐसा मेटल जिसको अगर मैं हैमर से मारूं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूरा चूरा हो जाए, उसका वो शीट में कन्वर्ट ना हो, तो वो कौन सा मेटल है भाई, वो जिंक है। वो कौन सा मेटल है, वो जिंक है, जिसको अगर मैं हैमर से मारूंगा तो उसके क्या हो जाएगा, चूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी डक्टिलिटी की बात आती है। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप किसी मेटल को पतले पतले वायर्स में, लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, याद रखना, बेस्ट एग्जांपल याद रखना है, कौन सा है, गोल्ड है। कौन सा है, गोल्ड है। गोल्ड का आप बोला जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर एक्सेप्शन की बात करें तो यहां पर भी कौन सा मेटल आ जाता है, जिंक मेटल आ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सिल्वर के बाद हम कॉपर को मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो दो मेटल्स के नाम आते हैं हर जगह, याद रखना, लेड एंड मरकरी। क्या आएगा, लेड एंड मरकरी, हर जगह यही आएगा। जब भी आप बात करोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की या फिर आप थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे, तो देखो दोनों में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, दोनों में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिल्वर और कॉपर। और दोनों का जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, लेड एंड मरकरी है। बस आपको याद रखना है इतना। ठीक है, लस्टर भाई शाइनी सरफेस होता है,
क्या बोलते हैं हम कि सारे ही मेटल्स का कैसा सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, लेकिन बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, इनका सरफेस शाइनी नहीं होता है, या फिर ये सब्सटेंसेस इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल्स होते हैं कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपनी शाइन को लूज कर देते हैं। ठीक है, आखिरी ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, ये तो मैंने खुद बहुत बार देखा है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, दैट मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग कि जर्नली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि बल्ब का जो इनकैंडिसेंट बल्ब होते थे उनका जो फिलामेंट था वो टंगस्टन से बनता था और ये 3800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता था इसको, मतलब इतना इससे ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल में तो आपका क्या एग्जांपल आ गया, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें टंगस्टन आ गया आपका। लेकिन कुछ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, मतलब नियर अबाउट रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर भी नहीं बोल रहा हूं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे मेटल्स को अपने पाम में रखूं, अपने हाथ में हथेली में रखूं, तो ये क्या होंगे, मेरे हाथ की गर्मी से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, 2000 गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द मेटल से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो होता है कि आपके हाथ की गर्मी से भी ये क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है भाई। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे किसकी तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखो जर्नल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट ऑलवेज मेटल ऑक्साइड। इसको याद रखना भाई, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब बहुत सिंपल है, पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। देखो यहां पर रिएक्शन मुश्किल नहीं है, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। मेटल्स में हमेशा यही चलेगा, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। पर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है इनकी रिएक्टिविटी को, इनकी ऑब्जर्व, ये कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, किस तरह का रिएक्शन करते हैं, वो देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको लिखवाने को हर एक इक्वेशन लिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या पे रखता है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम ये दो मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स हैं जो कि विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही, और बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत विगोरसली रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम कैल्शियम की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी रिएक्शन शो करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, आपने वो तो सुना था ना कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको क्या क्लीन करना पड़ता है। क्यों क्लीन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए। लेकिन वो प्रोटेक्टिव लेयर बनी क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने नेचुरली अपने आप ही ऑक्सीजन से क्या कर लिया, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया था। इतना आया समझ में। तो ये रिएक्शन हो रहा है, अपने आप ही तो हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल भी रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो करता है। इसी वजह से एल्यूमिनियम के जो टेंसिल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद ही कैसे हो जाते हैं, अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, फेडेड हो जाते हैं ना, उनकी जो शाइन होती है वो चले जाती है, डल हो जाते हैं। रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो भाई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स तो बिना कुछ एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करे ही किसके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से बात करते हैं, हम जिंक की बात करते हैं, हम आयरन की बात करते हैं, हम लेड की बात करते हैं, हम कॉपर की बात करते हैं, तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, मेटल को हीट करना होता है, और तब जाकर ये किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं।
जिंक को हीट करते हैं तब जाकर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आयरन को हीट करने पर स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन आयरन थर्ड Fe3O4 आयरन थर्ड ऑक्साइड या Fe3O4, हाँ आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Fe3O4 सेकंड थर्ड ऑक्साइड होगी, फेरस फेरिक ऑक्साइड होगी। ठीक है, जनरली मिक्सचर होता है दोनों ऑक्साइड का, FeO भी होता है इसमें, Fe2O3 भी होता है। ठीक है, लेड का रिएक्शन करवाते हैं तब जाके लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और कॉपर के रिएक्शन में ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। इसको याद रखना, जब भी कॉपर हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा CuO का, और ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्या कलर कैसा होगा याद रखना, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव में। अब अगर हम आगे चलें तो भाई क्या बन रहे हैं, सब में मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। फिर आप स्क्रीन में देखोगे कि कहीं पर मैंने बेसिक लिखा है, कहीं पर मैंने एम्फोटेरिक लिखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता कैसा है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली, जनरल टर्म पे बोले, अगर हम कॉमनली बोले तो मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। पर मैं कौन से मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं जनरली नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। आपको फॉर एन एग्जांपल बता देता हूं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, भाई ये वाटर सॉल्युबल है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं। ऐसी अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं CaO, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो वाटर सॉल्युबल होता है। क्या बनता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज होती है इसमें, तो सभी को याद होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है। तो मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कि एक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम एंटासिड में भी यूज करते हैं, जो कि एक वीक बेस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और साथ ही साथ बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन मेटल ऑक्साइड्स को एसिड के साथ ट्रीट करूं, मतलब इन मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो भी क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। और अगर इन्हीं मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन मैं बेस के साथ करवा दूं तो भी क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब ये कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर रही हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर रही हैं। आ रही बात समझ में। अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूं तो भी मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा, अगर मुझे मैं बेस ऐड कर रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। मतलब ये जो ऑक्साइड से, जो मेटल ऑक्साइड है, ये डुअल नेचर शो कर दे रही है, एक तरह से एसिड वाला नेचर भी शो कर रही है और बेस वाला नेचर भी शो कर रही है। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मतलब दोज ऑक्साइड विच एक्ट acid as well as which acts like an acid as well as like a बेस, मतलब जो दोनों की तरह बिहेव कर रही है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एग्जांपल में समझते हैं, बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूं, आप देख सकते हैं HCl क्या है, एसिड है। तो भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक बेस है, बेस से रिएक्ट करवाता हूं, तो यहां पर भी रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है जो कि एक सॉल्ट है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या देखने को मिला, सॉल्ट और वाटर देखने को मिला। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एक एग्जाम्पल हो गया किसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड होता है, ऐसे ही लेड ऑक्साइड होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस बार क्लास 10th के रिगार्डिंग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। ये 3 एग्जांपल्स तो आपने याद रखने ही रखने हैं। आगे चलें, मेटल ऑक्साइड्स के रिगार्डिंग तो हमने बात कर ली। भाई मेटल ऑक्साइड्स दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, और दूसरे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है,
अब बात आती है कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसा रहता है। मेटल्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो जनरल फॉर्मूला यहां पर लिखा है, मेटल प्लस वाटर अगर कोल्ड और हॉट वाटर है तो याद रखना हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर आप मेटल को रिएक्ट करवाते हो स्टीम के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाते हो? स्टीम के साथ, तो उस कंडीशन में हमेशा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स हैं जो कि वाटर में प्लेस करते ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है। इवन जो आपका बीकर होता है या टेस्ट ट्यूब होता है उससे फ्लेम निकलने लगती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, और वो फ्लेम जो निकलती है वो किसकी होती है? कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है उसका कंबस्शन हो जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है जब हम सोडियम और किसकी बात करते हैं? पोटेशियम की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो भाई कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के रिगार्डिंग बता रहा था, हॉट वाटर में तो सोचना भी नहीं है। कोल्ड वाटर में जब विगोरस रिएक्शन कर रहे हैं तो नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर के साथ तो पता नहीं कितना खतरनाक रिएक्शन करेंगे। वहीं अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब देखो कोल्ड वाटर यूज करें तो नॉर्मल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। लेकिन जब हम कैल्शियम की बात करते हैं या फिर जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, देखो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम को हमें हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो जब हम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इतना आया समझ में? लेकिन यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो मेटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, स्टिल ये वाटर में फ्लोट करने लगते हैं। ये क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल पानी के सतह पर, सरफेस में क्या होता है? तैरने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहां पर जब रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन में, आपको ऐसे समझाता हूं, कैल्शियम की रिएक्शन में, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ ही साथ क्या बना? H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, या फिर जब हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की भी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। यहां पर वाटर कैसा है भाई? हॉट वाटर है। यहां पर वाटर कैसा है भाई? कोल्ड वाटर है ना। तो इस कंडीशन पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस किसके फॉर्म पर इवॉल्व होती है? बबल्स के फॉर्म पर होती है। बबल्स ऐसे बनते हैं। ये बबल्स क्या होते हैं? सपोज ये मेटल है तो ये मेटल के सरफेस से चिपक जाते हैं, ये बबल्स इस मेटल के सरफेस से चिपक जाते हैं। और बबल्स तो किसी भी टेस्ट ट्यूब में कहां की तरफ हो जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इस तरह से चिपक जाते हैं मेटल के सरफेस से कि मेटल को अपने साथ लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मेटल भी सरफेस की तरफ फ्लोट करने लगता है या लिफ्ट होने लगता है। तो हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल वाटर के सरफेस पे तैरता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो उसको अपने साथ लिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स की जनरली जो डेंसिटी होती है सभी मेटल्स की वो वाटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि वो कौन से मेटल्स हैं जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल है। कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है ये नॉर्मली हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये फर्दर इसको वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने नहीं देती है। तो हमें इस एल्यूमिनियम मेटल से फिर स्टीम पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? स्टीम। और याद रखना, जब भी आप स्टीम पास करोगे, जब भी आप क्या पास करोगे?
स्टीम पास करोगे तो उस कंडीशन पर, जैसे मैंने एल्यूमिनियम से क्या पास किया, वाटर, मतलब वाटर के साथ तो रिएक्शन करवाया लेकिन क्या है, स्टीम है, तो स्टीम के केस में क्या याद रखना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड ना बनते हुए क्या बनेगा, अब ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो याद रखने वाली दो चीजें हैं इसमें, दोबारा से बता देता हूं। पहला तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, पहला क्या है, जनरल। तो जनरल फॉर्मूला के रिगार्डिंग हमने देखना है कि अगर कोल्ड वाटर या हॉट वाटर है तो भाई मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर स्टीम है तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक की बात करें तो भाई जिंक में भी हीट करना पड़ता है। ठीक है, रेड हॉट आयरन से रिएक्शन होती है स्टीम की। ठीक है, तो यहां पर चीजें हमने ध्यान रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें लेड की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, तो ये हीट करने के बाद भी रिएक्शन शो नहीं करते, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड भाई बहुत सिंपल है। अगर आपने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा होगा तो भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि एसिड के साथ एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉल्ट बनता है और क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपने कोई भी, मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म पे बता देता हूँ। आपने एक मेटल लिया पोटेशियम, पोटेशियम की रिएक्शन करवा दिया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कहा था भाई तो पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, केसीएल का फॉर्मेशन करेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा कोई मेटल कैल्शियम की रिएक्शन कर लेते हैं, H2SO4 के साथ कर लेते हैं, चलो एसिड बदलते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप करते रहिएगा। ठीक है, जिंक की रिएक्शन करवा देते हैं जिंक की रिएक्शन किससे करवाएं, HCl से करवा देते हैं। बेसिक एसिड्स हमारे पास ही है, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। आपने बस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करना है, मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट बनाना सिंपल है। ठीक है, मेटल से जो एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दो मेटल से तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। आप कोई भी रिएक्शन देख लो, मैंने उसमें वही किया होगा। ठीक है, जैसे यहां पर से अगर मैं दिखाऊं आपको, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं HCl से करवा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हाइड्रोजन की जगह किसको डिस्प्लेस करना है, हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा। अब जैसे ही मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा तो भाई ऐसा मत सोचना है MgCl लिख दिया खाली, वैलेंसी के रिगार्डिंग फॉर्मूला बनाना क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा ना। तो ये सॉल्ट बनाना तो इतना आसान है, बाकी आपने क्या कर देना है, H2 इवॉल्व हो गया ऐसे दिखा देना है, बस खत्म। अब यहां पर भाई इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कहां पर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम पोटेशियम से लेकर लेड तक बात करें, पोटेशियम से लेकर लेड तक बात करें तो पोटेशियम सोडियम विगोरसली वायलेंटली रिएक्ट करता है, कैल्शियम में फास्ट रिएक्ट होती है, मैग्नीशियम रेडिली रिएक्ट करता है। धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो वहां ऑक्साइड की लेयर होती है, वहां जो रिएक्शन की रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, जिंक में और कम होता है, आयरन में उससे भी ज्यादा कम होता है, लेड में और ज्यादा कम होगा क्योंकि भाई लेड ऑक्साइड भी हमारी प्रोडक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, यहां तक बातें आ रही समझ में। लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसे मेटल्स की बात करते हैं तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, अब यहां पर से ध्यान देना, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों ही टर्म्स में मैं आपको एक एक्सेप्शन केस बताने वाला हूं जो कि इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक में भी मेंशन्ड है। और वो एक्सेप्शन केस किसका है, नाइट्रिक एसिड का है। किसका केस है वो, नाइट्रिक एसिड का। देखो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हम कोई भी एसिड की बात नहीं कर रहे, हम एक स्पेसिफिक एसिड की बात कर रहे हैं कि अगर हम जनरली किसी भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा दें, ठीक है, HNO3 से, तो भाई पहले तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है,
लेकिन फिर वही हाइड्रोजन गैस ये नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप जब भी किसी मेटल की रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाओगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, वहां पर क्या इवॉल्व होगा, वाटर बनेगा। वहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रीजन आता है क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि रिलीज्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट केस है कि यहां पर आपको सॉल्ट भी मिलेगा, ठीक है, आपको ऑक्साइड मिल सकती है नाइट्रोजन की कोई भी एक, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन यहां एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। जनरली नाइट्रिक एसिड सारे एसिड्स के रिगार्डिंग डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था, पर दो मेटल्स के लिए स्टिल नाइट्रिक एसिड सेम बिहेवियर शो करता है। कौन कौन से मेटल्स हैं वो, मैग्नीज और मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम और मैग्नीज, ऊपर नीचे हो गए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनकी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसको जरूर याद रखिएगा कि जब भी ये मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सिर्फ ये दो मेटल्स, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा कोई भी मेटल जिसका आप रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओ, वहां पर कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्या रिलीज हो, क्या किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जितनी हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, हम अभी तक हर रिएक्शन में देखते हुए आ रहे हैं कि भाई पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम आ रहा है, फिर कैल्शियम रिएक्शन शो कर रहा है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर ना इस तरह से एक सीक्वेंस जैसा चल रहा है। तो भाई अगर मैं सभी मेटल्स को इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पर अगर अलाइन कर दूं कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव, अगर इस तरह से मैं मेटल्स को अलाइन कर देता हूं तो एक जो सीरीज बनती है मेटल्स की, वही क्या कहलाती है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैक्सिमम चैप्टर्स में इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो रिएक्शन है सॉल्ट्स के साथ। किसके साथ है, सॉल्ट्स के साथ। मतलब सॉल्ट्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं हमारे डिफरेंट मेटल्स। और ये रिएक्शन बहुत ईजी है, सबसे सिंपल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है ये बिल्कुल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट में से, बस, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद है उसके लिए रिएक्शन विद सॉल्ट हलवा। जैसे आपने जिंक की रिएक्शन करवाई, पहला एग्जांपल देख रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ। अब सबको पता है, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज पता है उसको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो बस ऐसी रिएक्शन आती है इसमें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करूंगा, बहुत सिंपल है। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तैयारी करो तो भी यही है, रिएक्शन विद सॉल्ट की तैयारी करो तो भी आपका ये टॉपिक पढ़ना है आपने, तो ज्यादा कोई मुश्किल टॉपिक तो ये है नहीं। अच्छा, एक सिंपल सा टर्म आता है जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। आपने इससे पहले भी किसी क्लास में एक्वारेजिया के बारे में पढ़ा होगा। भाई देखिए, जनरली जो हमारे मेटल्स है ना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो अगर हम एक क्या करें, एक मिक्सचर बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें हम दो एसिड्स को कंसंट्रेटेड फॉर्म पर, कौन कौन से एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, जो इनका रेशियो रहता है वॉल्यूम का वो 3:1 रहता है। तो एक फ्यूमिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है जिससे ऐसे भाप जैसे धुआं जैसे निकलते रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। और ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे सब्सटेंस को भी, मटेरियल्स को भी, मेटल्स को भी खुद में डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। एक जमाने में इसको सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो होती है उसकी क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता था इसमें,
ठीक है, क्योंकि ये भी कभी ना कभी लाइफ टाइम के रिगार्डिंग ये भी कभी ना कभी क्या हो जाता है, कोरोड तो होते ही हैं, कभी ना कभी तो रिएक्शन करेंगे ही। ठीक है, तो ये भी अपनी शाइन खो देते हैं मेटल्स भी, लेकिन इन मेटल्स की क्लीनिंग के लिए फिर किसका यूज किया जाता था, एक्वा रीजिया का यूज किया जाता था एक टाइम पहले। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमारा कुल इतना ही बचा, मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सारी कवर कर ली, हमने केमिकल प्रॉपर्टी सारी कवर कर ली, हमने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी चीजें पार्ट्स के इंपॉर्टेंट थे, उन सबके बारे में डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट इस चैप्टर का कंक्लूजन जो बनता है ना, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो इसको कंपेयर कर लेना कभी बाद में। मतलब ये एक पन्ने में आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, बस कंपेयर करना है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी हो रही है, वाटर के साथ रिएक्शन कैसी हो रही है, डाइल्यूट एसिड के साथ कैसी हो रही है। ठीक है, बाकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। इसके अलावा ये कुछ होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस है मैं जो आपको अभी काम के लिए दे रहा हूं, जिसको भी इसका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख ले। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब आप अपनी क्लास का आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका रिव्यू दो मुझे। ठीक है, बताओ कहां पर क्या कमी है, या फिर कुछ ऐसी क्वेरीज है तो आप उसको पूछो। ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, अगली बार मिलते हैं।